नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और इस देश की तस्वीर 2014 के बाद बदली जरूर है, लेकिन कर्नाटका से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं स्कूल के बच्चों को लेकर, वो कहीं ना कहीं तकलीफदेह हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट पराचा सर, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, हिजाब इतना बड़ा मसला कब से बन गया कि भगवा बनाम तिरंगा बना दिया गया। देखिए, जब तक हम लोग बुनियादी इशू नहीं समझेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे और आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोगों के हाथों में खेलते रहेंगे। वो एजेंडा सेट करेंगे और हम उनके एजेंडे पर खेलेंगे। जब तक ये काम बंद नहीं होगा हम लोग ड्रिवन रहेंगे, ड्राइवर्स नहीं बनेंगे कभी। हर एजेंडा कौन सेट करता है ये देख लीजिए आप। हर एजेंडा आरएसएस और बीजेपी सेट कर रही है और हम उसके पीछे पीछे उनके ट्रैप में आते जाते हैं। हमारा इशू एक है, सिर्फ उस इशू से भटकना नहीं है, और वो है आरएसएस, मनुवादी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत को ये संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। यह है बुनियादी लड़ाई। अब इसके अलावा हम कहीं भी और जाएंगे, भटकेंगे। हर चीज को जब तक हम इस परिप्रेक्ष्य में देखना नहीं सीखेंगे हम लोग इनको समझ ही नहीं सकते। टैकल करने की तो बात ही दूसरी। तो आपको यह समझना चाहिए कि ये भी किस चीज के ऊपर हमला है। अभी एक बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं जो शायद इस स्कूल से और इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है, उनका भी कल मैं एक बयान देख रहा था, वीडियो काफी वायरल हो रही है वो भी, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमारा अल्टीमेट गोल हिंदू राष्ट्र है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर्स बोल रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होता है? हिंदू राष्ट्र में जो मनुवादी व्यवस्था है या जो मनुस्मृति है उसमें महिलाओं को पढ़ाई करने की इजाजत है? नहीं है। एससी एसटीज को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को पढ़ाई करने की इजाजत है? नहीं है। चाहे ओबीसी को, जो शूद्र हैं मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से, उन्हें एजुकेशन हासिल करने की इजाजत है? नहीं है। मैं आपको कर्नाटक के लिए चलता हूं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग टीपू सुल्तान से क्यों इतनी नफरत करते हैं? उसकी वजह समझिए आप, वो हिजाब से कनेक्टेड है वजह। ये मनुवादी व्यवस्था कर्नाटक में और साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी जगह महिलाओं को, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, वो महिलाओं को मजबूर करती थी कि वो अपना तन ढक के नहीं चलेंगे। जो पैरों से ऊपर या जो नाभि से ऊपर जो बॉडी है उसको नंगा रख के घूमेंगी महिलाएं। ये डायरेक्टिव्स थे, ये टीपू सुल्तान ने फरमान जारी करके खत्म कराया था। ये है बुनियादी लड़ाई। तो उन लोगों को हिजाब से, औरतें अगर अपने तन को या शरीर के किसी भी हिस्से को ढकने की कोशिश करती हैं तो उससे उनकी बुनियादी इख्तिलाफ है। यह है सच्चाई। इस सच्चाई से हट के आप कुछ भी देखते रहिए, आप तो देखते रहिए। कानून कौन लाएगा इस तरह के? कानून भी तो यही ला रहे हैं। हिजाब तो पूरी दुनिया में हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहन के जा रहे हैं, और ये हिजाब पहला चीज है। इसके बाद वो सिख कम्युनिटी के ऊपर बोलेंगे कि पगड़ी पहन के नहीं जाना है। फिर महिलाओं को मजबूर करेंगे। अब बताइए आप, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को क्या पढ़ाई लिखाई करने की इजाजत है? आज भी पूरी तरह स्कूल में जाते हुए छोड़िए, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बच्चियां हैं उनके साथ कितने रेप्स के रोज केस आ रहे हैं? आप जरा डेटा निकाल के देखिए। वो तो अगर अपने घर के लिए कुछ घास एकत्रित करने भी जाती हैं तो ये मनुवादी व्यवस्था के लोग आज से नहीं, सैकड़ों सालों से उनके साथ किस तरह के दुराचार और अनाचार करते आ रहे हैं। ये है इनकी सोच महिलाओं के प्रति। तो महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखने की, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही नहीं, सब महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखने की कोई ना कोई कोशिश ये करते रहे हैं, करते रहेंगे और करते आज भी कर रहे हैं। ये है बुनियादी बात। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तकलीफदेह ये है कि 2014 के बाद जो भी मॉब लिंचिंग हुई, तमाम चीजें हुई, तमाम तस्वीरें सामने आती रही, लेकिन अब तिरंगा बनाम भगवा की जो लड़ाई है वो स्कूल के बच्चों में पहुंच गई है। और ये इतना खौफनाक है कि हमारे 8वीं 9वीं 10वीं 5वीं 6वीं के बच्चे जो पढ़ते हैं
उनके बीच ये नफरत पल रही है और कहीं ना कहीं डर लगता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। इसे कैसे देखते हैं पराचा साहब आप? देखिए, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। बिल्कुल। ये लोगों को फिर गलतफहमी है कि आज की लड़ाई है। भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके कुछ मुट्ठी भर साथी, जिन्होंने इतना अच्छा संविधान बनाया है। तिरंगा तो इसी संविधान से आता है ना, नेशनल फ्लैग इसी संविधान से आता है ना। और 52 साल तक आरएसएस ने इस तिरंगे को फहराया नहीं अपने नागपुर में। आज भी मजबूरी में दिखावे के लिए फहरा रहे हैं। तो ये लड़ाई आज की थोड़ी है। पर लड़ाई को मैं और क्लैरिटी से बता दूं आपको, पिछले 100 साल से ये लड़ाई चल रही है और बहुत मुखर रूप से चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क़यादत में चल रही है, पेरियार की क़यादत में चल रही है, फूले की क़यादत में चल रही है। सावित्रीबाई फूले कौन थी? वो कौन थी? फातिमा शेख। उनको स्कूल बनाने से, बच्चियों को पढ़ाने से कौन रोक रहा था? यही मनुवादी व्यवस्था ना। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये 100 साल पुरानी लड़ाई है। इसको समझने की जरूरत है। और वो लड़ाई है अंबेडकरवाद एक तरफ और मनुवाद दूसरी तरफ। अंबेडकरवाद यानी संविधानवाद, सबके लिए इंसाफ, सबके लिए बराबरी, ये है अंबेडकरवाद। और दूसरी तरफ है मनुवाद। तो ये भगवा की लड़ाई को तिरंगे की लड़ाई कहना मेरे ख्याल से उतना उचित नहीं है। ये लड़ाई है मनुवाद और अंबेडकरवाद की। और अंबेडकरवादी आपने देखा है कि वहां भी अभी थोड़े कम संख्या में खड़े हुए हैं। जैसे ही SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग नीला झंडा लेकर खड़े होंगे, तिरंगा तो हम सबके ऊपर है, सबके सर पे है। नीला झंडा वर्सेस भगवा झंडा है लड़ाई। आप इस बात को समझिए। तो अंबेडकरवादी जहां जहां खड़े होंगे वहां वहां से मनुवादी भागेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन तस्वीर तो कुछ और थी आज की। एक लौती लड़की को वो हिजाब पहन के, बुर्का पहन के वहां पहुंची और तमाम लोगों ने उसे घेर लिया और वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। उसकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन कितना डरावना मूवमेंट था वो, जहां वीडियो बनाने वाले, स्कूल प्रशासन सब कुछ आस पास है, लेकिन उसके बावजूद एक लड़की को घेर कर उसे टारगेट किया गया, पत्थर फेंके गए, ना जाने क्या क्या हो रहा है वहां पर। तो मनुवादियों को आप क्या बहादुर समझती हैं? मनुवादी तो हमेशा यही कायर तो है ही। वो कायरता की तो मिसाल ही मनुवादी हैं सबसे ज्यादा। कमजोरों को, अकेले को घेर के मारना ही तो इनकी फितरत है। ये जुल्म करना इनकी फितरत है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं से, मैं उस लड़की की बहादुरी पे आऊंगा, लेकिन मुस्लिम महिलाओं से एक और चिढ़ है। और वो ये है जो CA NRC के दौरान संविधान बचाने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने पूरी देश नहीं पूरी दुनिया को दिखाया कि पीसफुल प्रोटेस्ट से कैसे बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। तो वही किसान आंदोलन ने सीखा उससे और एक इतनी बड़ी गरूर से भरे प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई। तो ये भी नफरत है मनुवादियों को मुस्लिम महिलाओं से। अब जहां तक एक मुस्लिम महिला की बात है, एक ईमान वाला शख्स, महिला हो या पुरुष, तो सैकड़ों जालिमों पे का मुकाबला करने में काफी है ही ना। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और जो इस चीज पे भरोसा रखता है वो ऐसा होगा जैसे ये लड़की थी। इससे सीख लेनी चाहिए और हमें शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे सारे कायदीन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ईमान की। तो ये है ईमान की एक छोटी सी मिसाल। कितने पीसफुल ढंग से उसने कितने सैकड़ों जालिमों का मुकाबला किया, डरी वो। ये है ताकत ईमान की। और इससे शर्म आनी चाहिए उन बुज़दिलों को जो हमारे कायद हैं, जो सड़कों पे अब भी नहीं उतर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। ये है इस लड़की से सीखना चाहिए और उस शाहीन बाग की ख्वातीन से सीखना चाहिए। अगर हम सब लोग सड़क पे आना शुरू करेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तो मनुवादी भाग खड़े होंगे। और शाहीन बाग के टाइम भी CA NRC के प्रोटेस्ट में क्यों दिल्ली दंगे कराए गए? क्यों होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, क्यों अमित शाह साहब की क़यादत में दिल्ली के ऊपर हमले कराए गए? महिलाओं के पीसफुल प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो हार रहे थे तब भी। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए,
हमारा सबसे बड़ा औजार, हथियार कह ले, जो भी कह ले, पीसफुल प्रोटेस्ट है। और मुस्लिम महिलाएं उसकी सबसे बड़ी टॉर्च बियरर, अलंबरदार हैं। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। और ये इस अकेली लड़की ने एक बार फिर साबित करके दिखा दिया कि सैकड़ों बुज़दिल उसको डरा नहीं पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से इसकी सुनवाई हुई, आज सिर्फ सुना गया, उन्होंने कहा कि देश भावनाओं पे नहीं चलेगा, संविधान पर चलेगा, और इस पर सुनवाई फिर से होगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, कानूनी दाव पेच की इतना वक्त क्यों लग रहा है इन चीजों को कंट्रोल करने में? देखिए, ये हमारी अदालतों के लिए मैं बार बार बोलता हूं, मुनासिब नहीं है। देश की जनता, जो देश की मालिक है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल चुके हैं कि आज की इस व्यवस्था में, जो 2014 के बाद बन गई, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है ये बात कि हम लोगों के ऊपर दबाव है और जनता आए हमारी मदद करे। तो इससे ज्यादा आप जजेस से क्या उम्मीद करते हैं? तो इस बात को समझना चाहिए देश की जनता को, और पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को। अब जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट के पास अलग अलग तरह की बहुत सारी ताकतें, अथाह ताकतें हैं, लेकिन जो बातें बहुत सारे जजेस ओरली ऑब्जर्व करते हैं, अगर उस प्रकार के ऑर्डर्स होने शुरू हो जाएं, अब जैसे आप इसी अभी आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, कर्नाटक हाई कोर्ट में हुआ है जी। तो जो जज साहब थे उनके पास ताकत है कि वो इंटरिम स्टे कर दें। अपील करने की ताकत जनता से तो जो दूसरे कायद हैं उनकी है, वो उनका डोमेन है। जैसे हम अदालत में तो कोई अपील नहीं करते ना, हम तो तथ्यों पे और उस पे बहस करते हैं। जज साहब को अगर ऐसा लगता है कि ऐसे हालात खतरनाक हैं या मुश्किल है, तो उनको सीधा सीधा एक इस ऑर्डर को स्टे कर देना चाहिए कि हम इस पे कल फैसला करेंगे, और जल्दी से जल्दी फैसले करने चाहिए। ये भी एक ताकत अदालतों के पास मौजूद है, लेकिन अदालतें जो हैं इसका इस्तेमाल कम कर रही है। इसीलिए लोगों को भी ऐसी फीलिंग आती है कि अदालतें भी, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा था कि हमारी मदद करें, उसलिए जनता को भी मदद करने के लिए अब लगता है कि अदालतों की मदद करने के लिए भी जनता को खड़ा होना पड़ेगा पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि देश का माहौल क्या है आपसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है कि अब बात हमारे बच्चों तक आ पड़ी है? नहीं, बच्चों तक तो शुरू से ही है ना। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहने दिए जाएंगे, तो आप मनुवादी व्यवस्था को और मनुवादी मानसिकता को समझते ही नहीं है। जो लोग अपने घर में आज आराम से बैठे हैं और देश का संविधान बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो लोग सब नुकसान उठाएंगे और बहुत जल्दी उठाएंगे। किसके घर का नंबर आना है, सिर्फ इतना ही बचा है, कोई भी नहीं बचेगा। मनुवादी व्यवस्था जो है, आप ट्रेंड देखिए ना, सारा जो देश का सरमाया है कुछ चंद लोगों के हाथों में छीन छीन के दिया जा रहा है ना, गरीबों के मुंह से। कितने लोग हैं, 10-15 ही इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, जिन्होंने देश का सारा सरमाया लूट लिया इस सरकार की मदद से। पहले भी ऐसे होता था, मैं ये बात, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन इस लेवल पे, इस मिकदार में, इस शिद्दत से कभी नहीं हुआ। सीधा अडानी साहब दुनिया के सबसे ज्यादा रईस आदमी बनने जा रहे हैं, एशिया के तो बन चुके हैं। हमने कल परसों एक पढ़ रहा था प्रेस में, ऐसा कौन सा जादुई चिराग हाथ लग गया उनके। और देश हमारा हंगर, जो दुनिया की हंगर इंडेक्स है ना, ये है जो बात समझ नहीं रहे हम लोग। हंगर इंडेक्स पे हमारा 106वां नंबर आ रहा है 116 में से। ये है सच्चाई, गरीबों के घरों में से लूटमारी करके दिया जा रहा है, और फिर भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे नहीं आ रहे। तो ये तो नंबर वाइज आना है सबका। हम जैसे मुट्ठी भर लोग जो आज सरकारों से लड़ रहे हैं, मनुवादी मानसिकता से लड़ रहे हैं, वो तो शायद फिर भी बच जाए। और अगर हम मरेंगे भी तो कम से कम इज्जत से, इज्जत की मौत मरेंगे हम, बेइज्जती की जिंदगी नहीं जिएंगे हम। तो अगर हमारा जो मौत जो है मनुवादी मानसिकता के लोगों के हाथों तय है, हमारी जेल तय है, तो हम जाएंगे खुशी खुशी, हंसते हंसते। लेकिन
हमें इस बात की खुशी है कि हम लोगों की जो रास्ता हमने इख्तियार किया है उसको संभालने के लिए देश में अभी भी बहुत सारे नौजवान बाकी हैं। और ये लड़की जिसने आज ये करा है, ये इसकी मिसाल है कि डरना नहीं है।